ओके, नाउ इट्स रिकॉर्डिंग, ठीक, अब रिकॉर्डिंग हो रही है। जी, जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। अच्छा, तो मैं इस पॉइंट बेसिकली आई वाज डिस्कसिंग दिस पॉइंट कि व्हेनेवर वी हैव दिस पॉइंट, जिसे हम नोड कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के उसमें, तो इस नोड से एसोसिएटेड होते हैं सर्टेन करंट्स, और वो इसलिए होते हैं कि इस नोड पे जितने भी ब्रांच आके कनेक्ट होती हैं, लेट्स अब यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि वन वी हैव लाइक 1 2 3 4 5 5 ब्रांचेस आर कनेक्टेड एट दिस सिंगल नोड। तो होता ही है, उन ब्रांचेस से गुजरता है, करंट का फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। वो जो हमने लूप्स बनाए थे ना, लूप्स बेसिकली वो करंट फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो लूप्स की जो डायरेक्शन मैंने बताई थी आपको। अच्छा, ये करंट का जो फ्लो होता है ना, ये इस नोड के रिस्पेक्ट से हम उसको डिफाइन करते हैं। अगर तो उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द नोड है, तो हम उसे कहते हैं एंटरिंग नोड या इनकमिंग करंट या एंटरिंग करंट कहते हैं। और अगर कोई करंट उस नोड से गेटिंग अवे फ्रॉम इट, उससे कोई दूर जा रहा है, उससे एग्जिट कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि एक होता है करंट एंटरिंग और एक होता है करंट लीविंग, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम ऐसे निकालते हैं कि इस नोड के रेफरेंस से हम देखते हैं कौन से करंट जो है वो बेसिकली गेटिंग टुवर्ड्स द नोड, यानी गेटिंग क्लोजर या एंटरिंग टुवर्ड्स द नोड, और कौन से वो करंट्स हैं जो कि लीविंग द नोड है या गेटिंग अवे फ्रॉम द नोड। तो अगर हम इस सर्किट में इस सैंपल में देखें डायग्राम में, तो हमें एरोस बता रहे हैं कि कौन से करंट जो है वो इस नोड को अप्रोच कर रहे हैं, और कौन से करंट्स ऐसे हैं जो इस करंट्स को, इस नोड को लीव कर रहे हैं यहाँ से, गेटिंग अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, या उनके लिए ये एग्जिट पॉइंट बन रहा है। तो अगर हम देखें एरोस पे, तो I1 is basically approaching towards the node, I1 is approaching, I2 is approaching and I4 is approaching, ये तीनों बेसिकली मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नोड, इनके एरो की डायरेक्शन बता रही है। जबकि I3 है और जो I5 है, इनकी डायरेक्शन बता रही है, ये बेसिकली लीव कर रहे हैं इस नोड को, यहाँ से दूर जा रहे हैं, यानी लीविंग है, गेटिंग अवे फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट द नोड। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और इन तीनों की डायरेक्शन सेम है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ, algebraic sum of all these currents should be equal to 0। अच्छा, अब आप सोच रहे हो ये कैसे मुमकिन है कि अगर 5 करंट इन्वॉल्व हैं तो उनका algebraic sum 0 हो जाए। तो 0 इस तरह होता है कि बेसिकली वी असाइन साइंस, these प्लस और माइनस साइंस बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अच्छा, लेट्स सपोज फॉर सिंपलिसिटी हम ये अज्यूम करते हैं कि जो करंट एंटर हो रहा है टुवर्ड्स द नोड, जो नोड की तरफ आ रहे हैं करंट, उनको हम डिफाइन करेंगे कि लेट्स सपोज एज अ पॉजिटिव करंट या नेगेटिव, ये आपकी अपनी चॉइस होती है, इट डजंट मैटर, ठीक है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज जो करंट एंटर हो रहा है टुवर्ड्स द नोड, उसे हम लेते हैं पॉजिटिव, और जो करंट लीव कर रहा है उस नोड को, उसे हम लेते हैं नेगेटिव। तो वी बेसिकली असाइन दीज साइंस टू दीज इंडिविजुअल करंट्स, एंड इफ वी टेक द सम ऑफ दोज करंट्स आफ्टर दैट, तो द रिजल्ट शुड बी 0, और जो कि डेफिनेट 0 आएगा। देखें, याद रखें, इस पॉइंट पे जितना करंट आएगा ना, जो भी करंट आ रहा होगा और जो लीव कर रहा होगा, वो उनका एल्जेब्रिक सम 0 ही होना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है ये कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग है, या बल्कि कॉमन सेंस है कि जितना नेट करंट आएगा उतना ही लीव कर सकता है ना, उससे ज्यादा तो लीव नहीं कर सकता इस नोड से। जितना भी करंट आ रहा होगा डिफरेंट सोर्सेस से, सोर्स नंबर 1 2 3, जितना भी टोटल करंट आएगा वही अल्टीमेटली लीव करेगा टू अदर ब्रांचेस से, मे बी एक्स वाई जेड जो ब्रांचेस लीव करेगा। तो टोटल करंट जितना उस पॉइंट पे एंटर होगा और जो लीव करेगा उसको, वो उस दोनों को बराबर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एंटर करे इस पॉइंट पे आके, लेट सपोज मैं कहता हूँ 1 मिलियन पेयर टोटल करंट इस पॉइंट पे आके एंटर होता है थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस, लेकिन जो एग्जिट कर रहा है, जो लीव कर रहा है, वो लेट सपोज 2 एम्पेयर है या 2 मिलियन है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली जो करंट एंटर होगा इस नोड के ऊपर, वो उसका टोटल सम, और जो करंट लीव करेगा इस नोड को, उनका सम, दे शुड बोथ बी इक्वल, और इसलिए उनका एल्जेब्रिक सम हमेशा 0 ही आएगा। दैट इज द किरचॉफ्स करंट लॉ। और इसको अगर आप लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे समथिंग लाइक दिस। अच्छा, मैथमेटिकली आप इसको इस तरह लिखते हैं, पहले आप पढ़ लें द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग इन नोड। एंटरिंग इसलिए लिखता है कि उसने लिखा है कि एल्जेब्रिक सम इसलिए कह दिया क्योंकि एल्जेब्रिक जब आप सम की बात करते हैं तो उसमें इसका मतलब होता है करंट्स की प्लस में हो या माइनस में हो, वो दोनों उसमें शामिल हो जाते हैं एल्जेब्रिक, ठीक है। अब द करंट्स की जो एंटरिंग करेंगे अ नोड, ठीक है, ये इसने एक जनरलाइज टर्म लिखी है एंटरिंग अ नोड, ठीक है, और अ क्लोज बाउंड्री इज 0, यानी देखिए ये सम का निशान है, एन 1 से लेकर एन तक, मतलब होता है ये नंबर जो भी करंट जितने इन्वॉल्व होंगे, और आई करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके एन जो सबसे लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ करंट होंगे, यानी ब्रांच, कौन सी ब्रांच से करंट आ रहा है, कौन सी ब्रांच से करंट जा रहा है। तो इनका सम जब आप लेंगे
तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। लिखा वेयर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड होंगे टू द नोड, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। एंड आई एन का मतलब होगा द nth करंट एंटरिंग या लीविंग द नोड। अगर आई ऑफ सबस्क्रिप्ट में अगर n लिखा हुआ है तो मतलब होगा कि हम उस nth करंट की बात कर रहे हैं जो या तो एंटर हो रहा होगा उस नोड पे या लीव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है। ये मैंने आपको बता दिया था इसका लॉ कि ये है कि अच्छा लेते रहे साइन कन्वेंशन क्या, कि करंट जो एंटरिंग होती है उसमें हम उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं और जो करंट लीविंग होते हैं द नोड उन्हें हम नेगेटिव लेते हैं। ये अब आपने अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है कि जो करंट एंटर होगा टुवर्ड्स द नोड उसे हम पॉजिटिव लेंगे, जो लीव कर रहा होगा उसे हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये आप अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर लेनी है, राइट। अच्छा उसके बाद इस तरह आपने एक एक्सप्रेशन लिखनी है, अलजेब्रिक सम लेना है इनका, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। अगर मैं इसको और प्रैक्टिकल इस तरह से ले जाऊं तो ये इसकी एक जबरदस्त डिस्क्रिप्शन है कि फॉर एग्जांपल जैसे इसने लिखा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग और लीविंग, अब ये इसने पूरी प्रॉपर स्टेटमेंट लिखी हुई है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग और लीविंग इन नोड इज 0। अब एंटरिंग कौन कौन से हैं अगर आप इसमें देख लें तो आपको नजर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट सपोज I1 टुवर्ड्स द नोड है, I2 टुवर्ड्स द नोड है और I4 टुवर्ड्स द नोड है। तो इसने एंटरिंग में क्या लिया, I1 को पॉजिटिव लिया, I2 को पॉजिटिव लिया और I4 को पॉजिटिव ले लिया, और I3 को और I5 को ले लिया नेगेटिव, ठीक है। जैसे देखिए नेगेटिव और इसका सम होगा 0 ले लिया। और जो लीविंग केस में यानी एंटरिंग और लीविंग ये दोनों आपके ऊपर पॉसिबिलिटी है, ये साइन आप कैसे डिफाइन करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, वैसे तो इसने थोड़ी कंफ्यूजन ही क्रिएट किया लेकिन मैं आपको आसान तरीके बता रहा हूँ कि आप इसी अप्रोच को रखें जहन में इस वाली को। वैसे तो साइन से फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप एंटरिंग वाले को पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। हाँ अगर आप एंटरिंग को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आपने लीविंग वाले को नेगेटिव लेना है, और अगर आपने एंटरिंग को नेगेटिव लिया हुआ है तो आप डेफिनेटली लीविंग वाले को पॉजिटिव लेंगे। इनकी डायरेक्शन अगर डिफरेंट है तो साइन इनके सेम नहीं हो सकते, बस ये आपने ध्यान में रखना है। इफ डायरेक्शन इज डिफरेंट तो देन साइन शुड बी डिफरेंट। अब इट डजंट मैटर विच साइन यू असाइन टू एनी गिवन डायरेक्शन, अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हैं एंटरिंग को तो लीविंग नेगेटिव होगा, अगर आपने इसको नेगेटिव ले लिया एंटरिंग को तो आप लीविंग को पॉजिटिव लेंगे, बस ये आपने माइंड में रखना है। तो अल्टीमेटली ये जो सम बनेगा ना ऑफ द करंट्स का एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द नोड। तो इससे ये एक्सप्रेशन बन जाएगी डेफिनेटली। अगर आप I3 को और I5 को उठा के उस तरफ ले जाएंगे इक्वल टू साइन के तो ये उधर के पॉजिटिव बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ I1 I2 I4, देखो ये वो तीन करंट्स थे जो कि इस नोड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, यानी इस तरफ जा रहे हैं। यानी I1 I2 and 4 ये तीनों इस तरफ जा रहे हैं, और I3 and 5 जो है वो दोनों इस नोड को लीव कर रहे हैं, वो गोइंग अवे फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट इन नोड, उनको हमने इज इक्वल टू इस लगाया। तो इन दोनों का सम जो आएगा इज इक्वल टू इस तरफ जो ये जो टर्म है और जो ये टर्म बनेगी, दे बोथ शुड बी इक्वल, एंड दैट इज द लॉ ऑफ KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इसका मतलब मैं आपको एक सिंपल मिसाल भी देता हूँ कि देखें, जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, आपने आपकी रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ कि लेट सपोज यहाँ पर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये एक पॉइंट है। लेट सपोज यहाँ से कोई करंट आता है, इस तरह करंट आता है, ठीक है। और इसके बाद आगे यहाँ से दो रास्ते बनते हैं। लेट से एक रास्ता यहाँ जाता है और एक रास्ता लेट सपोज चला जाता है यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो एक रास्ता यहाँ गया लेट सपोज इधर, और एक रास्ता गया लेट सपोज हेयर। तो और मैं अगर कहता हूँ कि यहाँ से करंट आ रहा है, लेट सपोज आई आ रहा है, आई सॉरी इसको डिलीट करना पड़ेगा, यहाँ से करंट आ रहा है लेट सपोज I1, ठीक है। अगर I1 करंट आ रहा है यहाँ पे, डिलीट कर रहा, आई डोंट नो क्या मसला है। चले मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसा एक्चुअली कहने का मकसद ये है कि मैंने ऐसे बताया कि ये अगर लेट्स सपोज एक पॉइंट यहाँ पे यूं चला गया, एक पॉइंट यहाँ से, ठीक है, और एक पॉइंट लेट्स सपोज यहाँ चला गया। मैं कहता हूँ यहाँ से एक करंट आ रहा था आई लेट्स सपोज, ठीक है, जो एक करंट आया उस डेफिनेटली यहाँ पे आके देखें ना, इस पॉइंट ये जो सेंटर पॉइंट है दिस पॉइंट, इसे हम क्या कहेंगे, ये टेक्निकली एक नोड ही तो बन रहा है, क्योंकि इस पर आके देखें, इस पॉइंट पे आके कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है। एक तो यहाँ से करंट ये आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है रास्ता, एक गोइंग डाउनवर्ड्स, एक वी हैव लाइक वे, एक हमारा ये पैसेज है दिस वन, और एक हमारे पास दिस इज द पैसेज हियर, ठीक है। तो ये बन रहा है। तो जो करंट यहाँ से आएगा वो ही तो इन दोनों में डिवाइड हो सकता है ना, ये तो नहीं हो सकता कि इन दोनों और फिर कॉमन सेंस ये कहता है कि जो करंट यहाँ से आएगा और जो इन दोनों ब्रांचेस में स्प्लिट होगा, जब आप इन दोनों को सम करेंगे, यानी इफ आई टेक लाइक दिस इज नंबर 2 लेट्स सपोज एंड दिस इज नंबर 3, तो जब मैं इन 2 3 को सम अप करूंगा करंट्स को, तो इट डेफिनेटली शुड बी इक्वल टू द करंट एंटरिंग हेयर, जो ये करंट टोटल आके यहाँ पे स्प्लिट हुआ,
तो इट इज बेसिकली कॉमन सेंस कि जो करंट स्प्लिटिंग होगी इस पॉइंट पे आगे, जब आप उन दोनों इंडिविजुअल करंट का सम हम करेंगे तो वो इस एंटरिंग करंट के बराबर ही तो होना चाहिए, क्योंकि यही तो आगे स्प्लिट हुआ था उनमें। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अपेरेंटली अ वेरी सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट, जो कि हम मैथमेटिकली यहाँ से वेरीफाई भी कर रहे हैं कि डेफिनेटली और यही ऐसे ही होगा कि जितना करंट यहाँ से इस पॉइंट से एंटर होगा और जब वो स्प्लिट हो जाएगा दो ब्रांचेस में, तो जब आप उन इंडिविजुअल करंट्स को, ये जो दो सेपरेट करंट्स बन गए, एक ऊपर चला गया नीचे चला गया, इनका जब आप सम अप करेंगे तो डेफिनेटली इट मस्ट बी इक्वल टू दिस करंट व्हिच इज बेसिकली एंटरिंग फ्रॉम हियर। तो ये है एक्चुअली किरचॉफ लॉ की स्टेटमेंट, जो कि हम अभी आपको मैं एक पैरेलल सर्किट दिखाऊंगा, वहां से मैं आपको इसको बताऊंगा कि कैसे करते हैं इसको वेरीफाई और कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसका आसान तरीका ये है कि मैं लेट्स सी कि अगर आप अब ये तो आगे किरचॉफ केवीएल पे जा रहा है, मैं फिलहाल आपको केवीएल पे नहीं ले जाता, मैं आपको इसका एक सर्किट सॉल्व करवाता हूँ। जैसे कि ये एक सर्किट आपको सामने नजर आ रहा है यहाँ पर, लुक एट दिस सर्किट, ये कहता है एलिमेंट्स इन पैरेलल। मैंने आपको बताया था या पहले मतलब इनिशियल सेशंस में जब हम बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था नोड हमेशा वो पॉइंट होता है जहां पे आगे करंट डिवाइड होता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त है, नोड पे आगे करंट तब डिवाइड होगा जब उस नोड के ऊपर एटलीस्ट 3 ब्रांचेस कनेक्टेड होंगी। ये आपने ध्यान में रखना है, इसे अपने पास बेशक नोट डाउन कर ले कि नोड पे करंट का स्प्लिट होना या करंट का डिवाइड होना, उसकी शर्त ये है कि उस नोड पे एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स होंगे या 3 ब्रांचेस कनेक्टेड होंगी, अदरवाइज करंट स्प्लिट नहीं होगा। जैसे कि मैं बताऊं, अब ये एक सर्किट आपके सामने एक सिंपल सर्किट बना हुआ है, ठीक है, इसमें हमारे पास ये एक वोल्टेज सोर्स है। अच्छा, इसको अब इसकी इसकी परेशानी होगा, ये ग्राउंड का सिंबल होता है एक्चुअली, तो ये अगर ना भी बना तो इसका मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली ये ग्राउंड टर्मिनल है। ये असल में इस सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। ये वोल्टेज सोर्स है, हमारे पास R1 एक रेजिस्टर और R2 एक रेजिस्टर है। तो जनरली हम जो करंट का फ्लो जो एज्यूम करते हैं ना, वो हम करते हैं पॉजिटिव करंट फ्लो एज्यूम करते हैं, और उसका मतलब होता है कि जो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट होती है वहां से करंट जाता है, फ्लो करते हुए जाता है, इस तरह जाएगा करंट फ्लो करते हुए। ठीक है, तो लेट सपोज इस पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने यहाँ वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किए, इसकी वजह से करंट फ्लो होता है, यहाँ से आता है, और यहाँ पर आगे इस पॉइंट पे हेयर एट दिस पॉइंट हेयर, यहाँ पे एक नोड है। नोड इसलिए देखें कि यहाँ पे 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, एक ये वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है, एक R1 का अपर टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है, और एक R2 का अपर टर्मिनल हो रहा है। तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे आके ये जो करंट आई आ रहा था, यहाँ पे आके स्प्लिट हो जाएगा, डिवाइड होगा। और वो डिवीजन कैसे हुई, जो करंट चलेगा टूवर्ड्स R1 उसे हमने कह दिया I1, और जो करंट चलेगा टूवर्ड्स R2 उसे हमने कह दिया I2, यानी ये जो I2 चला गया इसको हमने I2 कह दिया। तो एक्चुअली केसीएल के स्टेटमेंट के मुताबिक इस नोड पे करंट एंटर कौन हो रहा है, आई, सिर्फ आई वाला एंटर हो रहा है, और लीव कौन कर रहा है, I1 एंड I2 ये दोनों लीव कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द या लॉ ऑफ द केसीएल, यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक I, यानी कि एक करंट जो I था, I अगर मैं इसको पॉजिटिव जो एंटर हो रहा है और दोनों को दूसरे को नेगेटिव माइनस ले लिया मैंने I1, ठीक है, I1, ठीक है, एंड माइनस I2 ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी है केसीएल की, इट इज बेसिकली अलजेब्रिक सम शुड बी इक्वल टू 0, यानी I वो करंट है जो कि नोड की तरफ अप्रोच कर रहा था, और I1 और I2 दोनों नोड से लीव कर रहे हैं। तो I को मैंने लिखा पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन आपको पता लिखते नहीं है, और प्लस इन दोनों को मैंने ले लिया नेगेटिव, क्योंकि दोनों लीविंग थे, तो मैंने लिखा -I21 -I2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन राइट इट इन अ वे लाइक I इज इक्वल टू, I बराबर है किसके, I1, ठीक है, I1 प्लस I2 के। दिस इज बेसिकली द केसीएल लॉ। ठीक है, और अब अगर मुझे इन वोल्टेज सोर्स की R1 R2 की वैल्यूज पता हो, तो मैं इसके मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक I1 I2 या I को फाइंड आउट कर सकता हूं। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज अगर मुझे ये कहा जाए कि एक तो मैं, एक मिनट, आपने कोई क्वेश्चन रेज किया है जी? हाँ, आप बताएं, बताएं कितने नोट्स, आप बताएं ना। चलें, आपने शुरू किया है क्वेश्चन, तो आप बताएं मुझे। चलें, ये अच्छा अच्छा आपने मुझे रिमाइंड करा दिया। चलें बताएं, आप ही बताएं कि इसमें कितने नोड्स हैं, पहले तो ये बताएं, और ब्रांचेस कितनी है। उसामा रियाज, आपने ये बात अब यहाँ कही है, इसमें नोड्स कितने हैं सर? तो बच्चे ये अब आप बताएं ना, कितने नोड है इसमें, कहाँ कहाँ नोड नजर आ रहे हैं आपको?
जी, नोड्स बताएं आप लोग। कौन बताएगा इसमें कितनी ब्रांचेस हैं, कितने नोड्स हैं, कितने लूप्स हैं? जी, ब्रांचेस हो गई 3, ठीक है, 1 2 3, इसमें 3 सर्किट एलिमेंट्स हो गए, 3 ब्रांचेस हो गए। अच्छा, नोड्स कितने हैं इसमें? और लूप कितने होंगे इसमें? 2 हैं। अच्छा, 2 लूप्स हैं, 2 लूप्स हो गए, राइट। अच्छा, 2 लूप्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ब्रांचेस कितनी आपने लिखी हैं? ब्रांचेस लिखी हैं आपने 3, वेरी नाइस। लेकिन नोड्स कितने हैं ये नहीं बता रहे आप। 3 नोड्स लिख रहे हैं आप। अच्छा, आप आपने लिखा 2 लूप्स। देखें मैं बताता हूँ। ओके ओके, मैं बताता हूँ, सुने सुने। देखें, नोड्स मैंने बताया था। नो, नोड्स वो पॉइंट होते हैं। जी तंजीला, तंजीला यू आर एब्सोल्युटली राइट। तंजीला ने कहा इसमें 2 नोड्स हैं एंड शी इज एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि देखें, मैंने बताया था नोड्स बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे सर्किट एलिमेंट्स आगे ज्वाइन होते हैं या ब्रांच कनेक्ट होती हैं। तो देखें, प्रैक्टिकली इसमें 2 ही ज्वाइनिंग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ब्रांचेस कितनी है, 1 2 एंड 3, ये 3 तो कंपोनेंट्स है, 3 एलिमेंट्स हैं। ये तीनों कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं? एक ज्वाइनिंग पॉइंट ऊपर है, एक ज्वाइनिंग पॉइंट नीचे है, और तो कोई ज्वाइनिंग पॉइंट है ही नहीं। यानी कि एक ज्वाइनिंग पॉइंट इनका ये रहा ऊपर, ये एक ज्वाइनिंग पॉइंट हो गया, दिस इज द ज्वाइनिंग पॉइंट, सॉरी। और एक ज्वाइनिंग पॉइंट ये नीचे है, ये रहा ज्वाइनिंग पॉइंट, और कोई पॉइंट ज्वाइनिंग है ही नहीं। 3 ही तो कंपोनेंट्स है हमारे पास, ये वोल्टेज सोर्स R1 और R2, 3 सर्किट एलिमेंट्स है, 3 ब्रांच हो गए। एक ऊपर ही ज्वाइन हो रहे हैं, एक नीचे इनके टर्मिनल ज्वाइन हो रहे हैं, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। तो आप कहां से कह रहे हैं 3 या 6 या 4 नोड्स? तो नोड्स और है ही नहीं, ठीक है। ये 2 ही तो नोड बनते हैं। ये देखें ना, इस वोल्टेज सोर्स का अपर टर्मिनल, इस रेजिस्टर का अपर टर्मिनल, और इस रेजिस्टर का अपर टर्मिनल, ये तीनों आगे इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं। ये एक सर्किल बनता है हेयर, दिस इज अ सर्किल, ठीक है। और इस तरह से इन्हीं तीनों ब्रांचेस के जो लोअर टर्मिनल्स हैं, वो आके इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, ये ज्वाइनिंग पॉइंट हो गया। तो 2 ही तो नोड्स बन रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा तो कोई नोड नहीं है। समझ में आया आपको? तो ये है एक्चुअली इसमें डिस्कशन। यही तो पॉइंट आइडेंटिफाई करना था आपने। अच्छा हुआ आपने ये चीज जिक्र कर दी। ओके ओके, खैर उसको छोड़ दें। देखें, ये जो मैं बताता हूँ, ये जो ग्राउंड टर्मिनल रखे हुए ना, ये वाला जो पॉइंट, इसको इसको आप इसको मत कंफ्यूज करें। ये एक्चुअली होता ये है कि ये ग्राउंड जो होता है ना, एक्चुअली ये कहने का मकसद ये है कि इसको ये ग्राउंड पता नहीं इसने क्यों बनाया। यूजुअली ग्राउंड बनाते ही हुए हैं, लेकिन ये जो नेगेटिव टर्मिनल सप्लाई का, ये ग्राउंड को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्चुअली, ठीक है। ये जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, ये ऑलरेडी जीरो पोटेंशियल के ऊपर होता है, तो वो ग्राउंड ही होता है। तो इसको इसको जहां भी अगर आप देखें, तो नेवर गेट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ दिस सिंबल, जो कि ग्राउंड का सिंबल है। असल में इसमें नोड ये 2 ही बनेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा कोई नोड नहीं है। अच्छा, तो 3 ब्रांचेस हो गई, 2 नोड्स हो गए, और इसमें लूप्स कितने बनेंगे? लूप्स में 2 ही बनते हैं, क्योंकि देखें जब नोड 2 ही है, ये ऊपर एक नोड है, लेट्स सपोज दिस इज नोड 1 एंड दिस इज नोड 2, ठीक है, ये दूसरा नोड नीचे। तो पॉसिबल सर्किट जो करंट पास बन सकते हैं क्लोज लूप, वो ये कि मैंने लेट्स सपोज यहाँ स्टार्ट किया, आई गो डाउनवर्ड फ्रॉम हियर, फिर यहाँ से मैं ऊपर आ गया, ये एक लूप बन गया। इसमें कौन से ब्रांचेस इन्वॉल्व हुई? एक वी वाली ब्रांच इन्वॉल्व हुई, एक R1 इन्वॉल्व हुआ। जबकि यहाँ पर अगर मैं आऊंगा, तो यहाँ पे भी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ऊपर से लिया, नीचे टुवर्ड्स गया, और फिर ऊपर आ गया। तो इसमें भी वही 2 नोड्स इन्वॉल्व हुए, नोड 1 2 इन्वॉल्व, लेकिन इसमें ब्रांचेस डिफरेंट थी। इसमें R2 ऐड हो गया, और तो R1 भी शमूल इसमें शामिल रहा, लेकिन R2 इसमें ऐड हो गया है। जी, तो अभी बच्चे परेशान हो, उसके लिए परेशान हो, वो मैं आपको बता दूंगा, आप उसके लिए फिक्र ना करें। जो मैं समझा रहा हूँ उस पर फोकस करें, पेपर का मत परेशानी करें, पेपर आपका हो जाएगा, उसके लिए टेंशन ना लें। तो ये 2 लूप्स ही इसमें आइडेंटिफाई हो सकते हैं, उसके अलावा और इसमें तीसरा कोई लूप बनता नहीं है। अच्छा, जब आप ये चीज समझ चुके हैं, यानी नाउ यू एबल टू अंडरस्टैंड के लूप्स इसमें क्या हैं, ब्रांचेस में कितनी हैं, और इसमें फॉर एग्जांपल नोड्स कितने हैं, तो आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे किरचॉफ का केसीएल लॉ? तो केसीएल लॉ ऐसे अप्लाई करेंगे जैसे बताया। वैसे तो इसमें करंट मेंशन है, आई इज बेसिकली अप्रोचिंग टुवर्ड्स द नोड, और यहाँ से 2 करंट लीविंग है, I1 लीव कर रहा है और I2 लीव कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का सम जो होगा वो इट शुड बी इक्वल टू आई। तो अगर आपसे कहा जाए लेट्स सपोज इन दो तीनों में से कोई भी 2 करंट आपको गिवन हो, तो आप तीसरा करंट निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ अगर I1 की वैल्यू लेट्स सपोज, मैं कहता हूँ I1 की वैल्यू है माइट बी फॉर एग्जांपल आई से
2 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर अगर मैं कहता हूँ I1 की वैल्यू है, ठीक है, दिस इज 2 मिली एम्पेयर, एंड इफ आई से लेट्स सपोज I2 की वैल्यू है लाइक 3 मिली एम्पेयर लेट्स सपोज, ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि I की वैल्यू कितनी होगी? जी, कौन बताएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I? दो करंट गिवन है आपको, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश। अब्दुल कुदूस, मुस्तफ़ा, उसामा रियाज, फवाद जाफरी, आप सब ने ठीक बताया। इसका इसका मतलब ये है कि यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो इट मींस कि जब आपको दो करंट गिवन होते हैं और तो तीसरा आपको अननोन है, तो आप उसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं कहता आई वन और आई गिवन है, अच्छा अब एक और मैं इंटरेस्टिंग जरा बताता हूँ आपको। लेट सपोज मैं कहता हूँ आपको ये आई, मैं कहता हूँ आई इज, लेट सपोज आई गिवन था आपको मे बी 10 मिली एम्पेयर्स, ठीक है। मैं कहता हूँ आई की वैल्यू है 10 मिली एम्पेयर्स। मेरी जरा ड्राइंग बचाइएगा प्लीज, ये जरा खराब हो रही है क्योंकि मेरे पास ना प्रॉपर माउस आज है नहीं। अच्छा, इसके अलावा ये आई है, एंड लेट सपोज मैं कहता हूँ आई टू की वैल्यू है, लेट सपोज आई टू की वैल्यू है लेट से 6 मिली एम्पेयर, ठीक है। मैं कहता हूँ 6 मिली एम्पेयर है। अब मुझे ये बताइएगा कि आपके पास जो आई की वैल्यू है, लो वो निकाल भी लिया आप लोगों ने, ठीक, ठीक है। देख लें आप लोग, समझ में आ गया ना आपको इसका मतलब, बेसिकली यू गॉट द पॉइंट। तो ये है, दिस इज बेसिकली केसीएल, दिस इज किरचॉफ्स करंट लॉ, जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आप बहुत आराम से अप्लाइंग द प्रिंसिपल, अच्छा हमेशा केसीएल आप नोड पे लगाएंगे, याद रखिएगा, ये नोड पे अप्लाई होता है, ये लूप पे अप्लाई नहीं होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमेशा केसीएल का प्रिंसिपल नोड के अप्लाई होता है, क्योंकि वो नोड के रिस्पेक्ट से बताता है कि नोड पे जो करंट एंट्रिंग और डिवीजन है ना, क्योंकि उसने बाद भी करंट एंट्रिंग और डिवीजन की है, तो करंट डिवीजन होती ही नोड के ऊपर है, तो हमेशा केसीएल आप नोड के रिस्पेक्ट से अप्लाई करते हैं। और जो केवीएल होगा ना, वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट केसीएल, ठीक है। तो ये अच्छा, इसके लिए ये तो हो गया केसीएल के बारे में। तो अब आपको केसीएल जब समझ में आ गया है, तो मैं अब आपको केवीएल बता दूंगा, केवीएल आपको समझ में आ जाएगा। केवीएल बहुत आसान है। केवीएल बेसिकली अप्लाई होता है लूप पर। ये केसीएल के बाद हम आते हैं केवीएल के ऊपर। केवीएल क्या कहता है? केवीएल क्या कहता है? वो तो बात हुई ना केसीएल में नोड के रिस्पेक्ट से, करंट की बात होती है। केवीएल में हम बात करते हैं वोल्टेजेस की। अच्छा, केवीएल ये कहता है कि अराउंड एनी लूप, जो एल्जेब्रिक सम होता है ऑफ द वोल्टेजेस का, अराउंड एनी लूप इज जीरो। यानी कोई भी लूप है, उसके अराउंड जितने भी वोल्टेजेस ड्रॉप हो रहे हैं, जब आप उनका एल्जेब्रिक सम लेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूँ, हो सकता है नीचे डायग्राम दी भी हो। यस, दी भी है, बल्कि मैं आपको थोड़ी आसान कर समझाता हूँ इससे, ठीक है। आसानी ये है कि लेट सपोज मेरे पास एक सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और एक रेजिस्टर यहाँ लगा हुआ है। लेट सपोज ये दो रेजिस्टर लगे हुए हैं, और ये दोनों यहाँ से आपस में ना इस तरह से एक वोल्टेज सोर्स है, उसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। लेट सपोज ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो लेट सपोज दिस इज वी, ये एक वोल्टेज सोर्स है, और ये एक रेजिस्टर है R1, ठीक है, और ये एक रेजिस्टर है R2, ये दो हो गए रेजिस्टर। अच्छा, आपको पता है इस वोल्टेज वजह से जब आप ये सर्किट बनाते हैं, तो इस वोल्टेज वजह से एक करंट फ्लो करेगा इस तरह से, इसके थ्रू वापस जाएगा, यूं जाएगा, यूं फ्लो करेगा। तो उसे हम, चूंकि ये एक सीरीज सर्किट है, तो आप करंट इसमें फ्लो निकाल सकते हैं, जो कि कॉमन करंट होगा, जो कि R1 से भी फ्लो करेगा, R2 से फ्लो करेगा, वो सेम होगा क्योंकि सीरीज सर्किट है। अच्छा, केवीएल क्या कहता है? किरचॉफ्स का जो वोल्टेज लॉ वो ये कहता है, और मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेजेस ड्रॉप होते हैं। तो इसका मतलब जो R1 के क्रॉस एक वोल्टेज होगा, उसे मैंने कह दिया लेट्स सपोज दैट इज V1, ठीक है, और एक वोल्टेज ड्रॉप होंगे R2 के क्रॉस जो होंगे V2, ठीक है, क्योंकि इस दोनों सीरीज में ना, तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे। केवीएल ये कहता है कि जो एल्जेब्रिक सम होता है इन तमाम वोल्टेज का अक्रॉस अराउंड ए लूप, अराउंड एनी लूप, उसका एल्जेब्रिक सम जीरो बनता है। अच्छा, अब ये वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम आप कैसे जीरो निकालते हैं? तो देखें, इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो करंट का फ्लो होता है ना, हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है, और ये थ्रू एलिमेंट्स या थ्रू ब्रांचेस कैसे फ्लो करता है, ठीक है। अब उसकी वजह ये होती है, हमें हमेशा वोल्टेज लिखना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी, कि करंट का फ्लो कैसे हो रहा है अराउंड द लूप। ये देखें ना, ये क्या लिखा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस अराउंड एनी लूप इज जीरो।
तो अब ये हमने एक लूप बनाया, फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया था और हम बेसिकली गेट बैक टू अगेन दिस पॉइंट। तो ये जो लूप बन रहा है, इसके अराउंड जितने वोल्टेज इन्वॉल्व होंगे उनका एल्जेब्रिक सम, तो एक वोल्टेज इन्वॉल्व, वोल्टेज कौन से, एक तो डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स इन्वॉल्व है तो इसके वोल्टेज कितने हैं, वो वोल्टेज जो R1 के क्रॉस ड्रॉप होगा V1 वो क्या, उसकी वैल्यू क्या होगी, और वो वोल्टेज जो R2 के क्रॉस ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू V2 क्या होगी, पहली चीज तो ये। अब क्वेश्चन ये कि हम V1 V2 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप इन दोनों को सम अप करके एक पहले करंट निकालें आसानी से कि करंट कितना फ्लो करेगा, उसी करंट को यूज करेंगे, यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे, आई करंट टाइम्स R1 तो उसका V1 आ जाएगा, सेम करंट टाइम्स R2 तो V2 आ जाएगा। तो ये दोनों का जो वोल्टेज आएगा, इन दोनों का सम जो होना चाहिए शुड बी इक्वल टू दिस, यही केवीएल की इक्वेशन थी। केवीएल ने कहा था कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड एनी लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है यहाँ पे इस लूप में कितने वोल्टेज इन्वॉल्व है, एक V है, एक V1 है और एक V2 है, इन तीनों का एल्जेब्रिक सम मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि V प्लस V1, ठीक है, जो भी V1 की वैल्यू होगी V1 एंड प्लस V2 शुड बी इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0, यानी इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, दिस शुड बी इक्वल टू 0, जो इसने इस शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ मैथमेटिकली हेयर, ठीक है। तो इन तीनों का सम जो होना चाहिए वो शुड बी इक्वल टू 0। और इसकी मैं अगर आपको आसान एक एक्सप्लेनेशन बताऊं तो मकसद कहने का ये है कि देखें इस सर्किट में जो वोल्टेज सोर्स तो अकेली ये एक ही है, तो जो जितने वोल्टेज ये जनरेट कर रही होगी वोल्टेज सोर्स, और इन दोनों के अक्रॉस V1 जो V2 ड्रॉप होगा, वो जो ड्रॉप वोल्टेज इनके अक्रॉस हो रहे हैं ना डिफरेंट वोल्टेज, वो बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स। तो इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे बिकॉज ऑफ दिस सोर्स, उनका अगर जब सम लेंगे ना तो वो इस वोल्टेज सोर्स के बराबर ही आएगा, क्योंकि यही वोल्टेज आकर इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस डिवाइड हो रहा है। जैसे नोड पे आके करंट डिवाइड हो रहा होता है ना, इस तरह से रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस ड्रॉप हो रहे होते हैं, और जितने रजिस्टर इन्वॉल्व होंगे एक सिंगल लूप के अंदर, उनके अक्रॉस वोल्टेज डेफिनेटली ड्रॉप्स होंगे वोल्टेज, और उनको जब आप सम लेंगे तो वो टोटल वोल्टेज सोर्स के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो दिस इज द केवीएल लॉ, यानी कि जो लॉ कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड एनी लूप इज 0, जिसमें लिखता है एम क्या है, इसमें एम बेसिकली नंबर ऑफ वोल्टेज होंगे इन द लूप, कितने, यानी नंबर ऑफ वोल्टेज मतलब कहां कहां वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उस लूप के अंदर, वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। और वीएम का मतलब होगा ये एक स्पेसिफिक वोल्टेज है जो कि mth वोल्टेज होगा इन द लूप, जो भी जिस स्पेसिफिक mth एलिमेंट होगा उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम कहेंगे वीएम। तो अगर हम आगे बढ़े इससे, तो इसकी अगली वाली स्टेटमेंट क्या कहती है, यानी जो नेक्स्ट ड्राइंग है वो ये नेक्स्ट पेज पे आपको एग्जांपल दी हुई यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कि ये देखें ना, ये एक सिंपल वही सर्किट जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। इसमें उसने क्या किया, कुछ पॉइंट, जैसे एक पॉइंट उसने लिख दिया ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि एक वोल्टेज सोर्स है हमारे पास लाइक V0, और इसकी वजह से एक करंट फ्लो करेगा I थ्रू R1 एंड R2, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो जाहिर बात है करंट तो सेम ही फ्लो करेगा, और जो वोल्टेज अक्रॉस R1 है वो V1 बन जाएगा, और जो वोल्टेज अक्रॉस R2 है वो V2 बन जाएगा, ठीक है, जो हमने अभी बताया सीरीज में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है करंट सेम रहता है। तो जो साइन हम, अब क्वेश्चन ये कि हाँ, हमने जैसे कि केसीएल में साइन डिफाइन कर दिए थे कि करंट का, किस करंट का आप क्या साइन लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखें वो ऐसे डिफाइन करेंगे, वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन के ऊपर। और अच्छा, आप करंट की डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि यूजुअली हम करंट फ्लो जो लेते हैं वो लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, तो उसके मुताबिक जो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में से वो यहाँ से फ्लो करता हुआ जाएगा फ्रॉम हेयर, ठीक है, इट विल गो टुवर्ड्स हेयर, इट विल गो हेयर डाउनवर्ड्स और यहाँ से जाएगा, एंड देन इट विल कम बैक टू दिस पॉइंट हेयर, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव साइन कन्वेंशन के जैसे हम कहते हैं। और अमीर हमजा बच्चे अपना ये कैमरा बंद कर दें प्लीज। तो ये आपका जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह होगी, लाइक फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड गो लाइक दिस वे टू थ्रू द R1 फ्लो करेगा, R2 फ्लो करेगा एंड बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल, ये है करंट की डायरेक्शन, पॉजिटिव करंट डायरेक्शन, ठीक है, इस तरह फ्लो करेगा। फवाद जाफरी प्लीज ये ना करें वरना मुझे आपको सेशन से निकालना पड़ेगा। तो इस तरह करंट की फ्लो, अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि चले हमने करंट की फ्लो तो इस तरह एक्सप्लेन कर दिया कि आप किस तरह करंट फ्लो को स्पेसिफाई करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, ठीक, ओके, ये समझ आ गया। लेकिन जो वोल्टेज सोर्स की जो साइंस होंगे वो हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे।
ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो अब हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि हमने वोल्टेज को, किस वोल्टेज को पॉजिटिव लेना है एंड किस को नेगेटिव लेना है? तो इसमें हम लेते हैं करंट की डायरेक्शन की हेल्प। देखिए, अब पहले क्वेश्चन ये है कि चलो वोल्टेज सोर्सेज में तो हमें वोल्टेज की पोलैरिटी का पता होता है कि अपर इसकी जो ये प्लेट पॉजिटिव है लिखी हुई, नीचे नेगेटिव होती है। लेकिन रेजिस्टर के क्रॉस पोलैरिटी कैसे स्पेसिफाई करते हैं? रेजिस्टर के क्रॉस पोलैरिटी ऐसे स्पेसिफाई करते हैं कि रेजिस्टर के जिस टर्मिनल के ऊपर करंट फर्स्ट एंटर होता है, उसे हम लिखते हैं पॉजिटिव, ठीक है? और डेफिनेटली उसके जो दूसरा एंड टर्मिनल होगा, वो हमेशा उसका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यानी कि मैंने कहा ये करंट यहाँ से आ रहा है फ्रॉम हेयर और ये इस तरह जा रहा है, ठीक है? ये R1 से यही फ्लो करेगा और R2 से ये फ्लो करेगा। तो याद रखें, जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वेंशन होती है, साइन कन्वेंशन की पोलैरिटी आप कैसे डिफाइन करते हैं क्रॉस रेजिस्टर? तो करंट रेजिस्टर के जिस टर्मिनल पे पहले हिट करता है, एंटर होता है, उसे हम हमेशा लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है? और डेफिनेटली उसका दूसरा टर्मिनल क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ये हमने इस R1 के रिस्पेक्ट से लिखा है। अब आते हैं R2 के ऊपर। तो R2 के किस टर्मिनल पे करंट पहले हिट करेगा, एंटर करेगा? ये अपर वाले टर्मिनल पे। तो R2 का अपर वाला टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव और डेफिनेटली इसका जो नीचे वाला टर्मिनल हो जाएगा वो नेगेटिव बन जाएगा। इसे कहते हैं पॉजिटिव साइन कन्वेंशन। लिखा हुआ ना ऊपर, द साइन ऑफ ईच वोल्टेज इज द पोलैरिटी होती है ऑफ द टर्मिनल फर्स्ट एनकाउंटर्ड इन ट्रेवलिंग अराउंड द लूप। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखी हुई है स्टेटमेंट, मुश्किल लिखी हुई है, ये आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैंने आपको आसान लफ्ज़ में बता दिया है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो पोलैरिटी असाइन करते हैं अक्रॉस रेजिस्टर ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप, हमें पता है रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, लेकिन पोलैरिटी कैसे असाइन करते हैं कि कौन सा टर्मिनल उसका पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव होगा? वो बेसिकली करंट की डायरेक्शन देखते हैं कि किस टर्मिनल पे करंट डायरेक्टली फर्स्ट एंटर होता है। जहां करंट पहले हिट करेगा जिस टर्मिनल को, उसे हम लिखेंगे पॉजिटिव, और उसका अपोजिट टर्मिनल हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव बनेगा। वो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, तो सर्टेनली दिस विल बी द नेगेटिव टर्मिनल। इस तरह R2 पे देखते हैं कि वहां करंट पहले कौन से उसके टर्मिनल हिट करेगा, अपर को या लोअर को? तो इसमें भी डेफिनेटली अपर को हिट कर रहा है, तो इसका अपर वाला टर्मिनल बन जाएगा पॉजिटिव और लोअर वाला बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है? अब ये तो हमने कर ली पोलैरिटी असाइन। तो अब V1 इक्वेशन कैसे लिखेंगे वोल्टेजेस की? तो अब जब हम करंट, हम देखते हैं करंट का फ्लो कैसे होता है ऐसे, ठीक है? ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा प्लीज, ये थोड़ा ट्रिकी है। करंट का फ्लो देखते हैं। अगर तो करंट का फ्लो थ्रू द ब्रांच या थ्रू द एलिमेंट, अगर वो पहले एंटर हो रहा है पॉजिटिव से और फिर वो जा रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव फ्लो कर रहा है, जैसे अब इस केस में ऐसे करंट जाएगा ना, ऊपर से नीचे जाएगा, तो ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे लिखा, नीचे नेगेटिव लिखा। तो अगर तो फ्लो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो है, तो उसको हम यूजुअली लिख सकते हैं नेगेटिव, या उसको लिख सकते हैं पॉजिटिव, या आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो को पॉजिटिव लिख लिया है, वोल्ट यानी पॉजिटिव के साथ लिखा हुआ है, तो जहां जहां आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव मिलेगा, उसको फिर आप अपोजिट पोलैरिटी के साथ लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि हमने पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी असाइन किया क्रॉस रेजिस्टर, तो इसके इसके अक्रॉस जो करंट घूमेगा वो भी पॉजिटिव से एंटर होगा, नेगेटिव थ्रू एग्जिट करेगा। और इसमें भी सेम वही फ्लो है कि पॉजिटिव पे आगे नेगेटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप वोल्टेज सोर्स को देखें, तो जब वो करंट यहाँ से रिटर्न करेगा, तो वो रिटर्न करके फिर यूं ऊपर दोबारा जाएगा ना, ऐसे जाएगा। तो इसमें वो पहले नेगेटिव वाली प्लेट को हिट कर रहा है, टर्मिनल को, और पॉजिटिव से एग्जिट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से इस लूप में, उसमें जो पोलैरिटीज हमने एस्टेब्लिश की हुई है अक्रॉस रेजिस्टर्स की, वो देखना पड़ता है कि किस टर्मिनल पे एंटर हो रहा है, किस पोलैरिटी, और किस पोलैरिटी में लीव कर रहा है। तो आप एक चीज सेट कर लेंगे इनिशियली। लेट्स सपोज आपने सेट कर लिया कि पॉजिटिव से अगर एंटर होके नेगेटिव से एग्जिट कर रहा है करंट उस एलिमेंट से, तो उसे हम लिखेंगे पॉजिटिव। और अगर आप कहते हैं नहीं, अगर वो नेगेटिव पे एंटर होके पॉजिटिव से लीव कर रहा है, तो हम उसे लिखेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वो आपने खुद डिसीजन लेना है। वो ऐसी था जैसे मैंने बताया था कि अगर करंट को आप नोड पे एंटरिंग करंट को अगर आप पॉजिटिव लिखेंगे, तो लीविंग को आप नेगेटिव लिख लेंगे। लेकिन अगर आपने फैसला किया कि नहीं, मैं जो एंटरिंग करंट है उसको मैं नेगेटिव लिखूंगा, तो डेफिनेटली आपको लीविंग को फिर पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी आपके हाथ में चीजें हैं कि आपने कैसे डायरेक्ट स्पेसिफाई करनी है। अगर करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है कि वो टर्मिनल किसी भी एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल पे पहले हिट होता है और नेगेटिव पे बाद में नेगेटिव से लीव करता है, तो उसको आपने असाइन कर दी, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव को मैं लूंगा, ठीक है? तो डेफिनेटली अगर कहीं भी आपको केस इसका अपोजिट मिलता है, जैसे इस केस में मिलेगा सप्लाई में, कि वो नेगेटिव पे पहले एंटर हो रहा है और पॉजिटिव से लीव कर रहा है, क्योंकि वो यू फ्लो कर रहा है ना, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो इसलिए उसकी पहली एंट्रेंस कहाँ होगी? वो होगी जिस पॉइंट पे करंट एंटर होगा वो होगा, लेट्स सपोज, इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कहते हैं कि मैं अगर पॉजिटिव में एंटर करेगा, हिट करेगा पहले,
और नेगेटिव से लीव करता है तो मैं उसको पॉजिटिव लूंगा। तो डेफिनेटली कहीं पर भी अगर वो नेगेटिव पे एंटर होकर पॉजिटिव से लीव करेगा तो उसको आप उसका अपोजिट कंसिडर करेंगे। तो इस केस में इसने क्या किया हुआ है, इसने यही किया हुआ है कि हमने चूंकि साइन कन्वेंशन ऐसे यूज किया है, हम सपोज करते हैं लेट्स सपोज अगर करंट पॉजिटिव पे पहले एंटर होके उसके नेगेटिव से एग्जिट करता है तो उससे हम लेंगे पॉजिटिव, और अगर वो किसी भी एलिमेंट के नेगेटिव पे पहले हिट होता है जाकर और पॉजिटिव से लीव करता है तो उससे हम ले लेंगे पॉजिटिव। तो इसने ये चीज यहाँ पे सॉरी नेगेटिव, तो उसने ये चीज यहाँ अप्लाई की है। देखिए ना उसने वी नॉट को लिखा हुआ नेगेटिव और V1 V2 को लिखा हुआ पॉजिटिव साइन के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेकर, जो कि मैंने बताया क्लॉकवाइज लिया डायरेक्शन, और उसने कहा कि मैं पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन को लिखूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन को लिखूंगा नेगेटिव। उसने इस तरह से ये क्वेश्चन बना ली। तो इसका सम हो जाएगा 0। या दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं आप। क्या आप क्या कह लें कि नहीं मैंने ऐसा नहीं करना, मैं ये अज्यूम करता हूँ कि अगर मेरा करंट पॉजिटिव से एंटर होकर नेगेटिव को लीव करता है तो मैं उसको लूंगा नेगेटिव। तो इस केस में R1 के क्रॉस वोल्टेज वो भी नेगेटिव आएगा और R2 के क्रॉस वोल्टेज में नेगेटिव आएगा, सिवाय V0 के, क्योंकि इसके में पोलैरिटी डिफरेंट हो जाएगी ना, क्योंकि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है करंट, तो इसकी पोलैरिटी आप ले लेंगे प्लस में। तो देखें वो उसने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। लेकिन जो भी केस ले लें आप, अल्टीमेटली मकसद यह है जो आखिर में जो रिजल्ट बनना है वो यही वाला बना है, ये जो नीचे सबसे क्वेश्चन लिखी है कि V0 इज इक्वल टू V1 एंड V2, इन दोनों के सम के बराबर होता है V0। ठीक है, यानी टोटल वोल्टेज जो भी होगा जो जनरेट हो रहा है वो तमाम जितने लूप के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होंगे उन तमाम का सम इस सोर्स के बराबर ही होगा, इससे कभी ज्यादा नहीं हो सकता। दैट इज द लॉ, और इसे हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब मैं आपको इसकी छोटी सी मैथमेटिक्स समझाता हूँ, मतलब कोई प्रॉब्लम समझाऊंगा उससे आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। लेट्स सी कि हमारे पास टाइम है कि नहीं। वैसे टाइम तो हमारा नहीं है अब, लेकिन इफ यू पीपल आर अवेलेबल तो वी कैन कंटिन्यू लाइक फॉर अनदर 2-3 मिनट्स 5 मिनट्स मे बी। अच्छा, इस सेशन में अब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं लेफ्ट, सॉरी 1 मिनट लेफ्ट है, सॉरी वी हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट फॉर दिस सेशन। तो ये अभी टर्मिनेट होने जा रहा है। मीन वाइल मैं आपको सिर्फ दोबारा ये रिकॉल कर देता हूँ इस लॉ को ही। जी जी हाँ, वो अटेंडेंस भी लगानी है अभी आपने, तो हम वापस डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस पूरे मतलब केवीएल लॉ में कि इसमें हम लूप को देखते हैं, लूप क्या है, हमारे पास कौन सा लूप है, ठीक है, उस लूप को हम देखते हैं। और लूप में वोल्टेज ड्रॉप देखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कहाँ होते हैं, उसमें वोल्टेज सोर्स भी शामिल हो जाती है और R1 R2 भी शामिल, रेसिस्टर भी शामिल होते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो और फिर हमने उन तमाम वोल्टेजेस का लेना होता है अलजेब्रिक सम लाइक दिस या लाइक दिस। और पॉजिटिव या नेगेटिव साइन मैंने बताया, अभी आपको बताया कैसे स्पेसिफाई करते हैं। पहले आप करंट की डायरेक्शन देखेंगे क्या बनेगी, उसके बाद आप रेजिस्टर